जॉर्ज पंचम की नाक। कमलेश्वर, तो जॉर्ज पंचम के बारे में हम पढ़ते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से एक लाट, यानी लाट कहते हैं प्रतिमा, एक मूर्ति, उसकी नाक नहीं होने पर, और मूर्ति भी किसकी थी? जॉर्ज पंचम की थी, तो पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है। यानी कि उस नाक को लगाने के लिए जो सरकार थी वो परेशान हो जाती। हालांकि ये हकीकत नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है कि ऐसा हुआ था, पर ये तो कल्पना के आधार पर है, कल्पित है। अब कल्पित है तो उसमें उस मानसिकता को दर्शाया गया है कि कैसी मानसिकता है लोगों की, किस तरह से हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, या जो विदेशी हैं उनके बारे में सोच सोच करके हम इतना परेशान रहते हैं। तो ये इसमें हम पढ़ेंगे कि यह बात उन दिनों की है, उस समय की है, जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, इंग्लैंड की रानी है एलिजाबेथ द्वितीय, और वो एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के, मैं का मतलब होता है साथ, तो वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, हिंदुस्तान आने वाली थी, और अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ अखबारों में आता था कि वो आने वाली हैं, उस दिन आने वाली हैं। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था, उसका दर्जी भी परेशान है कि रानी जो है वो पहन करके क्या जाएंगी, तो दर्जी परेशान था। और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी, क्योंकि वो इसलिए परेशान था क्योंकि एलिजाबेथ जो आ रही थी वो 3 देशों के दौरे पर थी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। तो ये बड़े लोग होते हैं जो राजा महाराजा और भी सेलिब्रिटी जो देखे होंगे तुमने, इनका कोई एक ही ड्रेस नहीं होता है, एक ही इनका पोशाक नहीं होता है। ये तो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे इस तरह से, और फिर कई देशों की यात्रा पर हैं। हम भी अगर कहीं जाएं तो एक आध दिन के लिए एक ही तो पहनेंगे। तो ये इसीलिए परेशान थी कि वो क्या पहनेंगे, हिंदुस्तान में क्या और पाकिस्तान में क्या, नेपाल में क्या। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। तूफ़ानी दौरा करने का मतलब है कि जल्दी से देख करके, झटपट से वो देख गया, उनका सेक्रेटरी जो था कि क्या है देश में, हालात कैसे हैं महाद्वीप में, इनका दौरा करने वाला था, देखने वाला था। क्योंकि आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन कि भाई बहुत बड़ी फौज आ रही है साथ में, तब चल रहे हैं, तो अब वो ज़माना नहीं रहा था। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। जो इंग्लैंड के अखबारों में जो छपता था वो हिंदुस्तानी अखबारों में उनकी कतरनें चिपकी नज़र आती, कि वो भी यहाँ पर उसको कोट करते कि ये निकला है एलिजाबेथ के बारे में, उनकी ऐसी तैयारी चल रही है, ये हो रहा है वहाँ पर, कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीली रंग का सूट बनवाया है। ये जो नज़र आती थी उसमें बहुत तरह की बातें, उसमें फिर कैसी और बातें कैसी, कि उन्होंने एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है, कि 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। तो लेखक कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी तैयारियां किस तरह की चल रही थीं, और जो कपड़ा मंगाया गया है सूट सिलवाने के लिए हल्के नीले रंग का, उसमें करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया होगा। 400 पाउंड जैसा कि बता रहे हो, पता है कि लगभग 98-99 रुपये, हम तो 100 मान लेते हैं, ठीक है, और 400 से 100 कितना हो गया, 400 इंटू 100 कितना हो गया? 4,000। 4,000 होता है कोई? 4,000 कहाँ होता है? 4,00,000 सॉरी। हैं? 4 लाख होता है? तो हम ये मान के चलें कि 40,000
40,000 रुपये उस समय कितने होते होंगे, जो एक सूट 40,000 रुपये का है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 400 पाउंड खर्चा उस पर आया था, तो लगभग 40,000 रुपये का सूट बनवाया गया। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, भारत में छपती है जन्मपत्री, तो उनकी भी जन्मपत्री वहाँ पर, भारत में तो खूब चलन है जन्मपत्री छपवाने का, सबकी जन्म पत्रिकाएँ होती हैं। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और यहाँ पर जन्मपत्री का मतलब वो वाली जन्मपत्री नहीं है, ठीक है ना। जन्म कुंडली से मतलब कि क्या उन्होंने किया, उनका पूरा व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में छपा। कहते हैं ना, मैं तेरी सारी जन्मपत्री जानता हूँ, सारी जन्म कुंडली जानता हूँ। तो जन्म कुंडली का मतलब ये भी है ना, उनके बारे में सब कुछ छपा, उनके कहाँ जन्म। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आईं। नौकरों की भी, बावर्ची होते हैं जो भोजन बनाते हैं, खानसामा भी उसी तरह का होते हैं जो रसोई में काम करते हैं, और अंगरक्षक यानी कि जो बॉडीगार्ड हैं, उनकी पूरी जीवनियाँ देखने में आई, यानी कि सबके बारे में छपा। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बताओ जी, शाही महल में रहने वाले यानी कि उनके साथ में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छापी गई थीं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ये सब हो रहा था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, ठीक है, 5,000 रुपये का उस समय की कीमत है ये। 5,000, 40,000 तो हम आज की कीमत बता रहे हैं ना, क्योंकि आज पाउंड इतने रुपए का होता है, 98-99 रुपये का जो है वो आज की डेट में है, आज की तारीख में, पर उस समय वो 5,000 का होगा। और वो बता भी रहे हैं कि 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। अब उसके लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हो, जो 5,000 का सूट पहन करके आ रहा है, तो उसके लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जिसको अच्छा लगे देख करके कि हाँ मैं 5,000 का सूट पहन करके आई हूँ, तो ये लगे कि हाँ मुझे देख करके कुछ खुशी हो रही है कि इन लोगों ने तैयारी की है। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। बावर्ची भी यानी कि खाना बनाने वाले जो रसोई होते हैं, कुक होते हैं, वो भी महायुद्ध में लड़ चुके हैं जान हथेली पर लेकर। उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वह रानी दिल्ली आ रही है, और वह रानी अब दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसहाकता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे द्वार, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी हम अपने घर को देखते हैं। बेसहाकता दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, यानी कि स्वाभाविक रूप से, बेसहाकता का मतलब स्वाभाविक जो आदत होती है, नैसर्गिक जो होती है, तो मुंह से निकल गया। जैसे कि दिल्ली में आ रही है, और दिल्ली में आ रही है तो दिल्ली के मुंह से निकल गया, उसने अपनी ओर देखा कि मेरी हालत कैसी है, मैं कैसी लग रही हूँ, और फिर उसके मुंह से यही निकला कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी हम अपने घर को देखते हैं। इस तरह से बहुत से लोग बोलते हैं। ये एक शायरी शेर है, और इस शेर को बोलते हैं कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी हम अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, और देखते ही देखते नई दिल्ली है जो उसका काया पलट का मतलब है कि उसकी काया बदलने लगी, उसका शरीर बदलने लगा, उसमें परिवर्तन होने लगा, क्योंकि उस पे रंग रोगन और सब जो भी बेकार चीज़ें पड़ी हुई थी उनको अच्छा किया जाने लगा, सजाया जाने लगा। इसीलिए उसको कहते हैं काया पलट होना, बदला जाने लगा पुरानी चीज़ों को। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा। देखिए आश्चर्य की बात यह है, वो कह रहा करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी को कहा भी नहीं कि भाई ये काम करना है, किसी ने किसी से नहीं कहा,
किसी ने किसी को नहीं देखा, किसी ने किसी को देखा भी नहीं करते हुए, पर सड़कें जवान हो गई, यानी कि सड़कें नई बना दी गई, जवान हो गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, और जो बुढ़ापे की धूल थी वो साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, और इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार भी कर लिया। नाजनीन कहते हैं जो कमसिन होती हैं, जो कोमलांगी होती हैं, उनको बोलते हैं नाजनीन। ठीक है, इस निखत चली गई क्या है, नाजनीन। कोमलांगी को बोलते हैं जो कोमलांगी होती हैं, और कोमलांगी मतलब जो कहते हैं जिनको कि भाई, तो इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, जैसे नव युवतियाँ होती हैं, कोमलांगी होती हैं, वो जो श्रृंगार करती हैं उस तरह से श्रृंगार किया इमारतों ने, यानी कि इमारतों को सुंदर बनाया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। यानी कि अब तक तो जो हम पढ़ रहे थे वो उसकी भूमिका में था, अब कुछ अच्छा ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि अब लोगों में अफरा तफरी, सरकार में अफरा तफरी, जितने भी जो कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, उनमें लोग परेशान रहेंगे कि क्या वास्तव में जो कमी थी उस कमी को पूरा करने की। सब कुछ कर लिया है, पूरी दिल्ली को चमका दिया गया है, काया पलट हो गया है उसका, पर एक कमी रह गई, वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, सब कुछ था भी, सब कुछ होता भी जा रहा था और सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। पर जो जॉर्ज पंचम की नाक थी वो सबसे बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, सब था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। अब नाक के बारे में बता रहे हैं कि ये नाक क्यों नहीं थी, इसकी एक लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस बात पर बहसें भी हुई। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, ये तो होता ही है, कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश, और खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, यानी कि दोनों तरफ के लोग, पक्ष और विपक्ष के लोग खामोश भी थे। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो किधर भी नहीं बोलते, पर होते दोनों तरफ। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात किए गए। तो जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी प्रतिमाएं थीं, ऐसे बहुत से लोग थे जिनका सम्मान हिंदुस्तान के लोगों का किया जाता था, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घर में पहुंचा दिया गया। और जिन तक लोगों को, यानी कि जो मूर्तियां बनी होती हैं, प्रतिमाएं जो होती हैं, लाट जो होती हैं, कभी चौराहे पर या कहीं ऐसी जगह हमने देखी होंगी, वहाँ पर लगी होती हैं। तो कहे जिन तक लोगों के हाथ पहुँच गए, यानी कि जो लोग जिसमें कुछ छेड़खानी कर सकते थे, ऐसी लाटों को, ऐसी प्रतिमाओं को उतार करके अजायब घरों में पहुंचा दिया गया, संग्रहालय में पहुंचा दिया गया, म्यूजियम में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। शाही लाटों के लिए, यानी कि लाट, यानी कि उसी प्रतिमा के लिए कहा है, मूर्ति के लिए कहा है, इसके लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा है कि इन के लिए लड़ते रहे हैं, शाही प्रतिमाओं के लिए। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। यानी कि अब तक हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि पहले तो जो जॉर्ज पंचम की लाट है उसको नाक लगाई गई थी, ठीक है ना। जब वो प्रतिमा बन रही थी तो सब कुछ था, पर क्या हुआ कि एकाएक उसकी नाक गायब हो गई। कहाँ थी? इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट इंडिया गेट के सामने लगी हुई थी और वहाँ से गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। हथियारबंद जो पहरेदार थे वो अपनी जगह तैनात भी रहे। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। पता नहीं कौन ले गया,
सब लोग थे, पहरेदार भी थे, गश्त भी चल रही थी, और नाक एकाएक गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं, तो ये तो परेशानी वाली बात है। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, देश के खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाह कहते हैं जो खैर चाहने वाले हैं, ख्वाह मतलब चाहने वाले, ठीक है ना। खैर मतलब भलाई, तो भलाई चाहने वालों की मीटिंग बुलाई गई। और भलाई चाहने वाले किसको कहा है? सरकार को कहा है। जो नेता लोग हैं जो देश के बारे में निर्णय लेते हैं, तो उनको खैर ख्वाह कहा है। और मसला पेश किया गया, और ये मसला था, मामला था कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। सब लोग इससे सहमत भी हो गए कि ये तो बहुत गलत हुआ, अगर उसके नाक नहीं है तो हमारी भी नाक कट जाएगी। बताइए, इस तरह की ये भी सोच सकते कि नहीं है तो नहीं है, क्या बात है। पर उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत गलत है, अगर उसकी नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, इनकी हाई लेवल कमेटी बैठी, उस पर सलाह मशवरा किया गया और दिमाग खरोंचे गए। सबका दिमाग लगा, सबने अपने अपने दिमाग भी लगाए कि क्या होने वाला है। ये सब होने लगा तो दिमाग खरोंचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। और मूर्तिकार को यह हुक्म भी दे दिया गया कि वो फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो जाए, मूर्ति बनाने वाले को। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। यानी कि मूर्तिकार वैसे तो कलाकार था, पर पैसे से लाचार था, यानी कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्काम यानी कि जो मालिक बने हुए जो बैठे हैं, जो मालिक हैं सरकार में, उनकी परेशानी देखी। सबके मुंह लटके थे, कुछ उदास थे, कुछ बदहवास, यानी कि हवाइयाँ उड़ी हुई थी चेहरे पर। सबकी हालत देखकर कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। और तभी एक आवाज़ सुनाई दी कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, कि जॉर्ज पंचम की नाक लगेगी, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, ये उन्होंने कहा। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया कि मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब कहाँ बनी थी। वो कह रहा लगा तो दूंगा, पर मुझे पता होना चाहिए कि ना लाट पर जो ये कब बनी है, ये लाट, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यानी कोई बताने नहीं चाहता था या किसी को पता ही नहीं था। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। देखी गई पुरातत्व विभाग की जो चीज़ें हैं उनको देखा गया, पर कुछ पता ही नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। वो कह रहा है कि मेरी खता माफ़ हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अब सब कुछ जो था वो फाइलें हजम कर गई हैं, अब फाइलों में कुछ नहीं बचा, वो पुरानी हो गई हैं, गल गई हैं, उनमें कुछ है ही नहीं।